जी, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक क्विक लिस्ट देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने किया क्या-क्या है। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं रावलाकोट आऊँगा और परसों से हमारी रेगुलर क्लास होगी सेंटर के अंदर। तो उसमें आप लोगों के पास जो कंप्लीट होना चाहिए वो क्या-क्या चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले इंटरव्यूज़, उसके बाद हमने एम्पैथी मैप्स, एग्रीगेट एम्पैथी मैप्स, उसके बाद पर्सोनास, यूजर स्टोरी, यूजर जर्नी मैप, ये तमाम लिस्ट आप आज के लेक्चर की जो स्लाइड्स होंगी उसमें भी देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए वायर फ्रेम डिज़ाइन करने के लिए। अगर किसी के पास एक भी चीज़ कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए किसी ना किसी तरह से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए। एप्लीकेशन मैंने आपको कहा था कि एप्लीकेशन डिज़ाइन या आप वेबसाइट डिज़ाइन उसे ऐसे भी क्रिएट किया जा सकता था कि हम डायरेक्टली, अगर मिसाल के तौर पे आपका टॉपिक ई कॉमर्स के रिलेटेड है तो ई कॉमर्स की 2-3 वेबसाइट्स को ओपन करते, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं उनको देखते और उनको देखते हुए हम अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते। उस तरह से भी एप्लीकेशन डिज़ाइन की जा सकती थी। लेकिन इस प्रॉपर रिसर्च का मकसद सिर्फ इतना था कि एक तो हम लोगों ने ये देखा कि कुछ डिज़ाइन की टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिनके अंदर यूनिवर्सल डिज़ाइंस और इसी तरह से जो हमारे होते हैं इंक्लूसिव डिजाइन्स। तो अगर हम किसी का डिजाइन उठा के उसे एज इट इज कॉपी करके अपने क्लाइंट को दे देते हैं तो वो यूनिवर्सल डिजाइनिंग के अंदर आएगा कि वो शायद किसी के लिए बेहतर हो लेकिन तमाम लोगों के लिए बेहतर नहीं हो सकता, या कोई एक ऐसा डिजाइन जो इंक्लूसिव यानी किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाया गया था और उसे हम तमाम लोगों पे लागू कर दें तो वो भी चांसेस है कि वो फेल हो जाए या उसमें हमें अच्छा यूजर एक्सपीरियंस ना मिले। तो फिर उसमें क्या किया जाता है कि उसमें यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हम नॉर्मली जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में यूएक्स रिसर्च करते हैं। उस यूएक्स रिसर्च के अंदर हमने तकरीबन अभी तक 18 थिंग्स हैं, 18 चीजें जो मुझे इस वक्त याद आ रही थी। इसके अलावा भी अगर कोई चीज है तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये 18 चीजें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, अच्छी तरह से डिजाइंड होनी चाहिए। आपके पास कल का दिन भी होगा तो इसमें सबसे पहले इंटरव्यूज, एम्पैथी मैप्स, एग्रीगेट एम्पैथी मैप्स, पर्सोनास, यूजर स्टोरी, यूजर जर्नी मैप और उसके बाद हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन की थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद फिर हमने हाइपोथेसिस और उसके बाद वैल्यूएबल प्रोपोजिशन डिजाइन किया था। वैल्यूएबल प्रोपोजिशन को हमने तीन उसके पार्ट्स थे। एक था कि वैल्यूएबल प्रोपोजिशन में तमाम फीचर्स लिखे थे। सेकंड में हमने उसको कैटेगराइज किया था कि उसकी खसूसियात की बिना पे लिखा था कि कौन सा फीचर किस खसूसियत की वजह से है। और थर्ड हमने ये किया था कि हमने यूजर की नीड को देखते हुए जिन लोगों का हमने इंटरव्यू किया था उन लोगों ने जो हमें प्रॉब्लम्स बताई थी या उन लोगों को जो लगता था कि एक एप्लीकेशन के अंदर ये वाला फीचर हो तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उन तमाम फीचर्स को देखते हुए हमने यूजर्स की नीड के मुताबिक वैल्यूएबल प्रोपोजिशन को डिजाइन किया था। उसके बाद कम्पिटिटिव ऑडिट हमने अपनी एप्लीकेशन का क्रिएट किया क्योंकि इस वक्त हम ऐप डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन डिज़ाइन को हम फिग्मा के अंदर जनरेट करेंगे। तो इसलिए हमारा ये कम्पिटिटिव ऑडिट हुआ। कम्पिटिटिव ऑडिट के बाद कम्पिटिटिव ऑडिट की रिपोर्ट तैयार की गई। नॉर्मली काम कम्पिटिटिव ऑडिट के अंदर किया जाता है और उसी चीज़ को फिर एक रिपोर्ट की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जैसे इंटरव्यूज़ थे, तो इंटरव्यूज़ के अंदर हम काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि जो हम अपने इंटरव्यू से पूछते हैं। मिसाल के तौर पे उसकी एज, उसकी जेंडर और उसकी तालीम या मुख्तलिफ चीज़ें इंटरव्यू के अंदर हम ऐसी भी पूछते हैं जो सिर्फ अपने इंटरव्यू को रिलैक्स करने के लिए पूछी जाती हैं। तो वो तमाम चीज़ें हमारी एप्लीकेशन के लिए नहीं होती। तो इसी तरह से कम्पिटिटिव ऑडिट के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जो शायद हमारी उतनी डिटेल हमें नहीं चाहिए थी जितनी हमने उसके अंदर पूछी या उसके अंदर हमने कम्पिटिटिव ऑडिट के अंदर जब ऑडिट किया, रिसर्च की तो देखी। तो फिर हम कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि अगर हम एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कम्पिटिटिव ऑडिट लोगों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। कम्पिटिटिव ऑडिट दिखा के हम वहाँ पे बाकायदा कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसका टेम्पलेट मैंने आपके साथ शेयर किया था। गोल स्टेटमेंट तैयार की। गोल स्टेटमेंट के बाद हमने क्रेजी 8 के अंदर यूजर जर्नी मैप था जो हमारा, उसे मुकम्मल विजुअलाइज किया। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट, ओवरफ्लोज देखे और फिर बिग स्टोरी बोर्ड और अब लास्ट हमारे लेक्चर के अंदर हमने क्लोज अप स्टोरी बोर्ड देखा जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन की 6 स्क्रीन डिजाइन की, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेन फोकस्ड ओवरफ्लो है उस ओवरफ्लो की 6 स्क्रीन के अंदर हमने उस ओवरफ्लो को कंप्लीट किया। तो यहाँ तक ये 18 चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बाद
हमारा विजुअलाइजेशन यानी प्रॉपरली हम आइडिएशन फेज के अंदर चले जाते हैं, और आइडिएशन फेज के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है वायर फ्रेम। पेपर वायर फ्रेम डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह परसों से। उसके अंदर फर्स्ट हमारा लो फिडेलिटी पेपर वायर फ्रेम डिजाइन होगा, जो एक आउटलाइन या स्केच होगी, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे परसों वाली क्लास के अंदर। तो जिन लोगों की ये 19 थिंग्स अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो वो कोशिश करें कि परसों तक, यानी आपके पास कल का दिन होगा, तो परसों तक इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करें, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का, इस पूरी रिसर्च का कंप्लीट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होगा, ये आपका फर्स्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सेकंड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होगा इसी एप्लीकेशन का वेबसाइट वेरिएंट डिजाइन करना, जिसे हम Adobe XD के अंदर करेंगे। तो आपके पास अगर ये रिसर्च पहले से की गई होगी, तो आपको दोबारा वेबसाइट के लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम डायरेक्टली वेबसाइट के वायर फ्रेम डिजाइन करेंगे और वेबसाइट को डिजाइन कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशन की जितनी रिसर्च, अगर किसी का कोई एक पॉइंट भी अंदर से रहता है, तो उसे मुकम्मल करें, और अज्यूम या सपोज करके नहीं करना। कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ये अपनी रिसर्च बेस ही करना है, यानी जो इंटरव्यूज आपने लिए थे उन्हीं की बेस पे चलते हुए आगे रियल बेस रिसर्च हो ये सारी। तो आज हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर देखते हैं। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बेसिकली organizes content to help users understand where they are in a product and where the information they want is। या फिर इसे इसी तरह भी कहा जा सकता है कि दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर हम बेसिकली इसे ट्री मैप भी कहा जाता है, और जब हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो वेबसाइट के अंदर इसे साइट मैप भी कहा जाता है, और एप्लीकेशन के अंदर भी इसे साइट मैप भी बोलते हैं कुछ लोग, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, और इसे ट्री मैप भी बोला जाता है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर सबसे पहले हम एक ट्री डिजाइन करते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट चाइल्ड एक चार्ट होता है, जिसके अंदर हम सबसे ऊपर मेन हेडिंग लिखेंगे, और उस हेडिंग के अंदर जितनी हमारी सेटिंग्स या जितने हमारे ऑप्शंस आ सकते हैं, या जो हमें लगता है कि ये आने चाहिए, या नॉर्मली। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है। अब यूजर का जब आपने इंटरव्यू किया, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जहन में नहीं रहती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें पता होता है कि एक एप्लीकेशन के अंदर ये जरूरी है, वो हम यूजर से नहीं पूछते। जैसे मिसाल के तौर पे सेटिंग का ऑप्शन है, प्रोफाइल का ऑप्शन है, पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है, साइन अप का ऑप्शन है, या इसके अलावा अ, हमारा ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, डोनेट नाउ, या इस तरह के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, तो ये हमें पता है कि ये एक एप्लीकेशन के अंदर जरूरी है, ये तो होंगे। तो इसलिए हम ये अपने यूजर से नहीं पूछते, तो उन तमाम ऑप्शंस को हम साथ रखेंगे। अब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम बेसिकली इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को बनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे पास विजुअलाइजेशन या ग्राफिकली आइडिएशन से पहले का एक फेज होता है, जिसके अंदर हम अपना लास्ट डॉक्यूमेंटेड जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट करते हैं, कि जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि हमारे होम पेज पे कितने ऑप्शंस होंगे, हमारे होम पेज पे कितने टोटल मेन्यूज होंगे, और उन मेन्यूज की या कितनी कैटेगरीज होंगी, और उनकी आगे से सब कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी। इंफॉर्मेशन की आर्किटेक्चर आईए भी बोला जाता है इसे, और इंपॉर्टेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेज एंड डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर द ऐप और साइट। इसके ऊपर बेसिकली हम जितनी भी हमारी एप्लीकेशन, अच्छा, इसमें ये किया जाता है कि जब भी हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, इसे हमेशा होम पेज से स्टार्ट किया जाता है। आप किसी वेबसाइट को देख लें, किसी एप्लीकेशन को देख लें, जब भी आप उसमें साइन अप करेंगे, लॉग इन करेंगे, या उस एप्लीकेशन या वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले जो आपके पास पेज आता है वो होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। फिर उसी होम पेज से आगे ट्रीज निकलते हैं, या उसी होम पेज से आगे चाइल्ड निकलते हैं, जो एप्लीकेशन को मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर फैलाते हैं। तो हम भी यहाँ पे अपना होम पेज इसकी मेन कैटेगरी के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद सेकेंडली हम फिर ये करेंगे कि हम उसके नीचे जितने ऑप्शंस आ सकते हैं, जितने पॉसिबल ऑप्शन इस वक्त हमारे जेहन में है, वो तमाम हम उसके नीचे लिख देंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑर्गेनाइज करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर द ऐप और साइट, प्रोवाइड्स ए हाई लेवल प्रीव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके अंदर हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का मुकम्मल जितना स्ट्रक्चर होता है वो हमारे सामने आ जाता है, जो अभी तक होगा। इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे। जब आप लोग वायर फ्रेम डिज़ाइन करेंगे, तो आप लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी देखेंगे कि जो शायद आपने पहले सोची भी नहीं थी, और ये चीज़ें भी आगे एप्लीकेशन के अंदर हम रखते जाएंगे। तो आइट्रेशन का प्रोसीजर यही है कि हम फीडबैक लेते जाते हैं,
और उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को चेंज करते जाते हैं। अब अगर आप लोग अपने टॉपिक को देखें, जिस दिन आप लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया था उस दिन आप लोगों के ज़हन में इस एप्लीकेशन के बारे में शायद कुछ और ओवरव्यू हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उस वक्त आपके ज़हन में नहीं थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिज़ाइन की, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद जिस दिन आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव ऑडिट डिज़ाइन किया, उस वक्त आप लोग तकरीबन 50% इस एप्लीकेशन के बारे में क्लियर थे या 60%। और उसके बाद जिस दिन हमने लास्ट ओवरफ्लो या फ्लो चार्ट अपना डिज़ाइन किया, तकरीबन 70 टू 75% हमें ये क्लियर था कि हम क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन से ऑप्शंस रखेंगे और किस तरह की एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे। आज जब आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर अपना डिज़ाइन करेंगे, तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के बाद मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी आपकी आइडिएशन के अंदर या आपके माइंड के अंदर कि बेसिकली अब हम क्यों, क्या और किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके अंदर आइए हेल्प स्टेक होल्डर्स टू रिव्यू योर डिज़ाइन। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर से पहले, क्योंकि जब स्क्रीन्स को डिज़ाइन कर लिया जाता है तो उससे पहले इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को दिखा के अपनी टीम के साथ शेयर करके या आप इसे बाकायदा रिव्यू करके देख सकते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आई हेल्प्स इंजीनियर्स अंडरस्टैंड हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा। ये इंजीनियर्स को हेल्प करता है कि और डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्योंकि हम इसमें नॉर्मली ये उस वक्त के लिए आप कह सकते हैं इंजीनियर्स को ऑर्गेनाइज करता है जिस वक्त हमारे पास ये फिग्मा या अडोब एक्सडी वगैरह नहीं थे। अब इस वक्त हमारे पास एक प्रॉपर फिनिश्ड वर्जन एप्लीकेशन का तैयार हो जाता है जब हम इंजीनियर्स के पास भेजते हैं या डेवलपर्स के पास भेजते हैं। तो उसमें उन लोगों को बाकायदा ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता या ये नहीं देखना पड़ता। लेकिन इससे पहले ये होता था कि अगर हम फोटोशॉप के अंदर या मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर एप्लीकेशंस के डिज़ाइन या वेबसाइट के डिज़ाइन क्रिएट करते थे, तो उसमें फिर हमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इसलिए डिज़ाइन करना पड़ता था कि जो हमारे डेवलपर्स हैं उन्हें ये समझने में आसानी हो कि कौन सी मेन कैटेगरी है और उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन या कौन कौन सी सब कैटेगरीज आएंगी। अलाउज योर आइडियाज टू ग्रो एंड आइटरेट विद द डिज़ाइन। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो शायद आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते वक्त सोचें या देखें कि इसके अंदर ये चेंजेस भी की जा सकती हैं या इसके अंदर ये वाला मेन्यू या ऑप्शन भी रखा जा सकता है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आपके सामने एक ट्री मैप आ रहा है, इसी को साइट मैप भी बोला जाता है, इसी को इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मैप बोला जाता है और इसी को ट्री मैप भी बोला जाता है या पेरेंट चाइल्ड मैप भी बोला जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास ये ग्रे कलर का एक बॉक्स है जो सबसे ऊपर है, ये हमारा होम पेज है। होम पेज के आगे फिर 4 बॉक्सेस हैं। 4 बॉक्सेस का मतलब ये है कि 4 ऑप्शंस हमारे होम पेज पे आएंगे। अब इसमें कुछ भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम फर्स्ट के अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन रख सकते हैं। सेकंड के अंदर हम यहाँ पे सर्च का ऑप्शन रख सकते हैं। थर्ड के अंदर हम कैटेगरीज का ऑप्शन रख सकते हैं और फोर्थ के अंदर हम प्रोफाइल का ऑप्शन रख सकते हैं। अब सेटिंग के अंदर क्या होता है? सेटिंग के अंदर लैंग्वेज सेटिंग होती है, एप्लीकेशन सेटिंग होती है या लॉग आउट लॉग इन का बटन होता है। इसके अलावा इस सर्च के अंदर हम नॉर्मली फिल्टर्स यूज करते हैं। अल्फाबेटिकली सर्च किया जा सकता है, उसे किसी भी तरह से वॉइस के हवाले से सर्च किया जा सकता है, कैटेगरी वाइज सर्च किया जा सकता है या आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी ऑप्शन है उस हवाले से जो जो फिल्टर उस सर्च के अंदर होंगे उनको हम एज ए सब कैटेगरी लिखते हैं। थर्ड के अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज के अंदर जो आपका मेन प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे अगर कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट ले रहा है तो कैटेगरीज के अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, उसके अलावा जो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिवाइसेस, क्लोथ्स के रिलेटेड हमारी कैटेगरीज होंगी। इसी तरह से वो तमाम कैटेगरीज यहाँ पे आएंगी जो हमारी मेन कैटेगरीज या ये कह लें कि आपकी सब कैटेगरीज होंगी। फिर लास्ट में हम प्रोफाइल का ऑप्शन देखते हैं। अब प्रोफाइल के अंदर क्या होता है? प्रोफाइल के अंदर अक्सर लोग, अच्छा कुछ लोग ये करते हैं कि वो सेटिंग के अंदर ही प्रोफाइल का ऑप्शन रखते हैं। जो आपका हैमबर्गर मेन्यू होता है 3 लाइंस, उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे हमें प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। और कुछ लोग ये करते हैं कि वो एप्लीकेशन पे बकायदा उसके एक लेफ्ट या राइट कॉर्नर के ऊपर आपको प्रोफाइल का एक आइकॉन नजर आता है जिस पर क्लिक किया जाता है तो फिर हमारी प्रोफाइल की सेटिंग या प्रोफाइल ओपन होती है कि जिस इंसान ने लॉग इन या साइन इन किया हुआ है उसकी प्रोफाइल या उसका नाम, उसकी ईमेल जिसके अंदर उसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल, पासवर्ड की सेटिंग्स वगैरह या पेमेंट के रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं वो तमाम मौजूद होती हैं। तो इसको हम बेसिकली इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले होम पेज, अब इसको जरूरी नहीं है कि आप डिजिटली ही डिजाइन करेंगे, आप इसे सिंपल पेपर के ऊपर पेंसिल के साथ भी डिजाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सबसे ऊपर अपनी मेन हेडिंग लिखें, उसके बाद बाय यूजिंग एरोज सब कैटेगरीज और कैटेगरीज के अंदर उसे स्प्लिट कर दें या डिवाइड कर दें। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे है तो होम पेज, सबसे पहले ग्रे में होम पेज लिखेंगे, उसके नीचे फिर हमारे होम पेज के ऊपर 4 मेन कैटेगरीज आ गई जिसके अंदर
अब इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टैक्ट अस का भी आ सकता है, अबाउट अस का भी आ सकता है, या किसी भी तरह से जो आपने सोचा हुआ है, या मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देखें, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को देखें कि उनके सेटिंग पैनल के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, या उनके सेटिंग पैनल के अंदर कौन कौन सी चीजें रखी हैं। इसमें आप सॉरी, इसके अंदर आप लोग व्हाट्सएप को देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का जो नॉर्मली हमारा यूज होता है, सेटिंग का ऑप्शन या प्रोफाइल का ऑप्शन, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फेसबुक को देखें, जो नॉर्मली रेगुलरली आप लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उन एप्लीकेशंस को देख सकते हैं कि उनके सेटिंग पैनल या हैमबर्गर मेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। फिर इसी तरह से अब जैसे ये है, तो ये एक ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स का अब इसके अंदर क्या होगा, होम पेज के अंदर जो मैं कैटेगरीज बता रहा था उसे एज ए प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा कार्ट होता है, कार्ट के अंदर ऑर्डर समरी होती है, शिपिंग होती है, पेमेंट होती है, यूजर अकाउंट जो आपकी प्रोफाइल होती है, और अबाउट पेज के अंदर नॉर्मली कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दिए गए होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास वेलकम स्क्रीन आएगी, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वेलकम स्क्रीन के बाद हमारी साइन इन स्क्रीन आएगी, साइन इन के बाद हमारा होम पेज आएगा, दिया जा सकता है। अगर डायरेक्टली होम पेज लिख देंगे तो वो भी कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे होम पेज के ऊपर डॉग वॉकर की 3 मेन कैटेगरीज या मेन मेन्यू होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट फाइंड ए डॉग वॉकर, सेकंड डॉग्स टिप्स ब्लॉग्स, और थर्ड प्रोफाइल होगी। अब फाइंड ए डॉग वॉकर के अंदर क्या होगा, ब्राउज डॉग वॉकर्स और बेस्ट वॉकर्स, और उसके बाद अवेलेबल नियर मी। सेकंड डॉग टिप्स के अंदर क्या होगा, कीप योर पेट सेफ, ए फर्स्ट वॉक गाइड, और प्रोफाइल के अंदर माय प्रोफाइल, माय अपॉइंटमेंट्स एंड ऐप सेटिंग्स। ऐप सेटिंग्स को बाहर भी रखा जा सकता है, सेटिंग के तौर पे भी रखा जा सकता है, हैमबर्गर मेन्यू में भी रखा जा सकता है। कुछ लोग प्रोफाइल के अंदर सेटिंग्स को रखते हैं, कुछ लोग सेटिंग के अंदर प्रोफाइल को रखते हैं, और कुछ लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये करते हैं कि वो प्रोफाइल का अलहदा से आइकॉन क्रिएट करते हैं, और इसी तरह से जो हमारी सेटिंग्स होती है, सेटिंग का आइकॉन अलहदा से होता है। जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक के अंदर आप देखते हैं कि आपके पास जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है, जब उस पर क्लिक किया जाता है तो वहीं पे हमें प्रोफाइल का ऑप्शन भी मिलता है, प्रोफाइल के अलावा हमें वहीं पे सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिलता है, और बाकी तमाम सेटिंग्स भी हमारी एप्लीकेशन की वहीं पे मिलती हैं। इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप को देखते हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर भी यही है कि अगर आप हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद वहाँ पे हमें प्रोफाइल और बाकी तमाम सेटिंग्स भी वहीं पे मिलती हैं। तो मुख्तलिफ एप्लीकेशन या मुख्तलिफ वेबसाइट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो नॉर्मली यूजुअली हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारी नॉर्मली जैज़ कैश की है, या जैज़ वर्ल्ड की ऐप है, जोंग की एप्लीकेशन है, किसी तरह की कोई और एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, तो आप उसका मेन्यू देख सकते हैं कि उसका मेन्यू, सेटिंग का मेन्यू कैसे डिज़ाइन किया गया है, या उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन रखे गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को मैं दोबारा बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बेसिकली हम एक पेपर के ऊपर अपना जितना एप्लीकेशन के रिलेटेड डाटा है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर अपने मेन ऑप्शंस और उनकी सब कैटेगरीज लिखते हैं, और उसे एक पेज की सूरत में अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब हम वायर फ्रेम, अपना फर्स्ट पेपर वायर फ्रेम डिजाइन करेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को देखते हुए हम अपना वायर फ्रेम डिजाइन करते हैं, और साथ साथ जो आइट्रेशन यानी चेंजिंग्स की जा सकती हैं वो हम चेंजिंग्स उसमें करते रहते हैं। तो इसको इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, साइट मैप, ट्री मैप, या इसके अलावा पेरेंट चाइल्ड मैप भी बोला जाता है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नहीं नहीं, इसमें मस्ट नहीं है कि ये 4 ऑप्शन हो। इसमें आप किसी भी तरह के कोई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप 6 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, इसमें 15 ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्जी है ये। सॉरी। नॉर्मली असल में जब भी हम किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे ना, तो सबसे पहले होम पेज डिजाइन किया जाता है। आपका होम पेज बेसिकली बुनियादी पेज है कि जो आपकी एप्लीकेशन को आगे चलाता है। वेबसाइट के ऊपर भी और किसी भी एप्लीकेशन के होम पेज को डिजाइन किया जाता है सबसे पहले। तो जब होम पेज को डिजाइन किया जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि हमारे होम पेज पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और हम नेक्स्ट किन किन स्क्रीन्स के ऊपर या किन किन पेजेस के ऊपर जाएंगे। तो इसलिए फिर इसमें सबसे पहले होम पेज को ही डिजाइन किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में होम पेज के अलावा कोई और मेन स्क्रीन है, तो आप लोग उसे रख सकते हैं।
जी, आई थिंक के क्लियर हो गया है जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था। अ, नहीं, होम पेज का अगर आप मिसाल के तौर पे होम पेज का डिज़ाइन करते हैं, तो होम पेज का आप जब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे ये होगा कि आपने मेन कैटेगरीज तो वहीं पे लिख ली। अब मिसाल के तौर पे आप सेटिंग में जाना चाहते हैं, तो हम होम पेज से चले जाएंगे। आप किसी एक मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, कैटेगरी को, और उस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो भी हम होम पेज से ही डिजाइन करेंगे या होम पेज से ही जाएंगे वहां पे। हाँ, अगर आपकी कोई और एप्लीकेशन है तो आप उसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह से वो होम पेज के साथ लिंक तो होगी। तो जो भी चीज होम पेज के साथ आप किसी भी चीज के बारे में इशारा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी बेशुमार सेटिंग्स हैं या बेशुमार ऑप्शंस हैं जो आपको लगता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में यूज करेंगे, तो वो किसी ना किसी तरह से होम पेज के साथ तो लिंक होंगे ना। तो जैसे भी वो होम पेज के साथ लिंक हो रहे हैं या आप करना चाह रहे हैं, तो उनको स्ट्रीम ऐप के ऊपर या साइट मैप के ऊपर आप लोग डिजाइन करते जाएंगे। इसमें बहुत डिटेल में आप लोग अभी के लिए, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी ने 15 या 20 कैटेगरीज रखी हुई हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि 5 से 6 कैटेगरीज को इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर बता सकते हैं एज ए एग्जांपल कि ये कैटेगरीज होंगी और इसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरीज होंगी। तो जरूरी नहीं है कि हम तमाम कैटेगरीज को इसमें लिखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप अभी से अपना जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है उसे डिटेल में डिजाइन करेंगे, तो ये वायर फ्रेमिंग में आपको बड़ी हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी अगर इशारतन, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम ये दिखाते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर कि हमारी जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की कैटेगरीज या होम पेज के साथ जितने लिंक बटन्स हैं, उन लिंक बटन्स के साथ आगे सब बटन्स कौन कौन से हैं या सब स्क्रीन्स कौन कौन सी हैं। तो एक व्यू देते हैं इसके अंदर कि कितने टोटल हमारे पास मेन मेन्यू होंगे और उनके अंदर फिर सब मेन्यूज कितने होंगे। नॉर्मली कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो आगे सब कैटेगरीज जो होती हैं उनको नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे ये इस वक्त जो स्क्रीन आपके सामने है, ये होम पेज के बाद फाइंड ए डॉग वॉकर और डॉग टिप्स, ब्लॉग्स और प्रोफाइल। तो अगर इन तीन को भी रहने दिया जाए तो ये भी ठीक है, चलेगा। लेकिन फिर भी अपने लिए या अपनी हेल्प के लिए हम ये करते हैं कि हम उसके अंदर सब कैटेगरीज भी लिख लेते हैं कि अगर इस वक्त हमारे जहन में कोई न्यू आइडिया या न्यू चीज है, तो शायद बाद में वो जहन में ना हो। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे ये लास्ट क्वेश्चन था आपका कि अगर यानी वो होम पेज से लिंक ना हो। अब मिसाल के तौर पे आपने होम पेज दिया, होम पेज के बाद यहाँ पे कैटेगरीज लिख ली, तो अब ये डायरेक्टली कैटेगरीज के अंदर जो सब कैटेगरीज आएंगी वो कैटेगरीज के पेज के साथ लिंक होंगी, तो उनको हम कैटेगरीज के साथ रूट्स निकाल देंगे। अब इसी तरह से फाइंड ए डॉग वॉकर ऐप है, तो इसके नीचे ब्राउज डॉग वॉकर है, तो इसको हम डायरेक्टली होम पेज से लिंक नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी मेन कैटेगरी के साथ लिंक है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जैसे अब रेस्टोरेंट्स हैं, तो अगर हम रेस्टोरेंट्स का एक वो, एक मिनट में आपको ये फोटोशॉप के पेज पे ले चलता हूँ, वहां पे दिखा देता हूँ। जी, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फोटोशॉप की स्क्रीन है, इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक A4 का पेपर ले लेता हूँ।
यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले होम का बटन आ गया। इसके बाद इसकी मेन कैटेगरीज होंगी जितनी भी मैं रखना चाहूँ। मैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज रखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मेन कैटेगरीज करता हूँ, एक कैटेगरीज। सर्च। यहाँ पे जब हम कैटेगरीज को देखेंगे तो इसके अंदर हमारी मर्जी है कि आप जितनी मर्जी कैटेगरीज डाल लें। मिसाल के तौर पे इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर आपने 3 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज डाली। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे इस कैटेगरी के अंदर आप एक और रूट रखना चाहते हैं, तो आप लोग इसी रूट के नीचे अलहदा से सब रूट एक और निकाल सकते हैं और इन कैटेगरीज को उसके अंदर बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले अब इस कैटेगरी के अंदर ये मेन कैटेगरी की लाइन जा रही है। इसी के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं हम वो बताएंगे कि इस मेन कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। अब इसके अंदर हम मजीद बता सकते हैं कि ये इसकी सब कैटेगरी है। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं जो मजीद सब कैटेगरी के तौर पे आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन कैटेगरीज को फोकस करेंगे। हम मजीद सब कैटेगरीज के अंदर नहीं जाते। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल एक वो बनाना चाहते हैं डिटेल्ड इसका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि ट्री है तो ट्री के अंदर मजीद ट्रीज को जनरेट किया जा सकता है, मजीद चाइल्ड को जनरेट किया जा सकता है, जिसमें हम अपनी मेन कैटेगरी को रखेंगे। मेन कैटेगरी के बाद हम उसके अंदर सेकंड कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्पेनिश डिशेज होंगी, यहाँ पे हमारे पास इटालियन डिशेज होंगी, इंडियन डिशेज होंगी। अब इंडियन डिशेज के अंदर हमारे पास रेस्टोरेंट्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम मजीद उसकी एक सब कैटेगरी निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये रेस्टोरेंट्स होंगे। अब इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे हम रेस्टोरेंट्स के अंदर ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर डिशेस कौन कौन सी होंगी, तो हम यहाँ पे इसकी भी मजीद आगे सब कैटेगरीज निकाल सकते हैं। तो जितनी कैटेगरीज की सब कैटेगरीज आप चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है या उनको डिजाइन किया जा सकता है। अब जैसे हैमबर्गर मेन्यू है हमारा, तो हैमबर्गर मेन्यू के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हैमबर्गर मेन्यू के अंदर नॉर्मली हमारी जो एप्लीकेशन होती हैं या हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो ये होते हैं कि लैंग्वेज सेटिंग आ जाता है। लैंग्वेज सेटिंग के अंदर अगर आप मजीद आप बताना चाहते हैं यहाँ पे कि लैंग्वेज सेटिंग के अंदर इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, अरेबिक है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, तो हम लैंग्वेज सेटिंग के अंदर से एक और रूट निकाल के उस रूट को मजीद स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस रूट के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम सेटिंग के ऑप्शन में चले जाते हैं, ऐप सेटिंग के अंदर आप उसे ये बता सकते हैं कि हमारी ऐप सेटिंग के अंदर कंट्रास्ट सेटिंग है, कलर सेटिंग है, फॉन्ट सेटिंग है, फॉन्ट का साइज हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम मुख्तलिफ कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ मेन कैटेगरीज, लेकिन होम पेज को सबसे पहले डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है क्योंकि होम पेज हमारा बेसिक एक ऐसा पेज है कि जो हमारे हर ऑप्शन के साथ कनेक्टेड होता है। हमारी जितनी एप्लीकेशन, अब जैसे आपके पास मैं इसी को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फोटोशॉप है। फोटोशॉप का ये होम पेज, इस ये होम का बटन बना हुआ है। इस पे होम पेज पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पेज आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन तमाम ऑप्शंस हैं। इस होम पेज के अंदर नॉर्मली हम
क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाते हैं। कुछ लोग इसी को होम पेज भी बोलते हैं। अब इस होम पे अगर मिसाल के तौर पे इसे होम पेज के तौर पे लिया जाए, तो इसके अंदर तमाम टूल्स आपके पास मौजूद हैं। हम यहाँ पे टूल्स लिखेंगे। अब टूल्स के अंदर क्या क्या टूल हो सकते हैं उनका बताना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर जरूरी नहीं है। टूल्स अगर बता दिया है तो इसका मतलब कि इसके अंदर तमाम टूल्स आएंगे। अब ये हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टीज का पैनल है, जिसके अंदर जिस टूल को सिलेक्ट किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे ऊपर दिखती है। तो इसको हम टूल्स प्रॉपर्टीज के नाम से होम पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये बताना जरूरी नहीं है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर, क्योंकि जब हम विजुअली डिजाइन करेंगे अपने इसको वायर फ्रेम को, तो वहां पे दिखने में पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होंगी जो बाद में हम चेंज करेंगे। तो इसलिए फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारी जो मेन कैटेगरी होती है हम सिर्फ उसी को स्पेसिफाई करते हैं, और जो मेन फोकस्ड इसके बाद सब कैटेगरीज हैं उनको लिख दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे जितने पैनल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। इनके बारे में भी नॉर्मली बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि वो इन पैनल्स के बारे में मजीद स्पेसिफाई करे, अगर सिर्फ पैनल्स लिख दिया जाएगा जिसके अंदर तमाम पैनल्स आ जाएंगे तो वो भी ठीक है। इसी तरह से ऊपर मेन्यू बार है, तो मेन्यू बार के अंदर ये बताना कि इसके अंदर फाइल होगा, एडिट होगा, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। फिर हम जब फिल्टर के बारे में बताएंगे तो फिल्टर के अंदर मजीद ऑप्शंस हैं, कौन कौन से फिल्टर्स हैं। सिलेक्ट का बताएंगे तो सिलेक्ट के अंदर मजीद ऑप्शंस हैं। तो जैसे हम मेन्यू बार लिख देंगे तो इसका मतलब है कि होम पेज के ऊपर चार चीजें आ गई। अगर हम फोटोशॉप का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास होम पेज के ऊपर चार चीजें आ गई। सबसे पहले टूल्स, टूल्स के बाद हमारे पैनल्स, पैनल्स के बाद प्रॉपर्टी यानी टूल्स की प्रॉपर्टीज, और मेन्यू बार। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर मेन्यू बार को मजीद स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि मेन्यू बार के अंदर क्या क्या चीजें हैं, फिर उन चीजों को मजीद अगर सब कैटेगराइज करना चाहते हैं कि उन चीजों के अंदर मजीद क्या क्या चीजें हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टाइम है और दूसरे नंबर पे इतना बड़ा पेज या इतनी ज्यादा आप ये कह लें कि रिसर्च आपकी कंप्लीट है कि आप लिखना चाहते हैं कि जितने मेरे मुकम्मल यानी फीचर्स होंगे या जितने ऑप्शन होंगे उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, तो बताया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली हम जो फोकस्ड एरिया होता है इसके अंदर बेसिकली आपने इस चीज का आइडिया देना है कि हमारे होम पेज के ऊपर कितने ऑप्शंस हैं। और उसके बाद जब आप वायर फ्रेम डिजाइन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर लिखेंगे यही रहेंगी। इसके अंदर मजीद कुछ अपडेट्स होंगी, कुछ चीजें आप ऐड करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो शायद आपको रिमूव करनी पड़े, कि वो पॉसिबल ही ना हो डिजाइन करना। तो इस तरह से अब जैसे कैरसल्स होते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ऊपर। अब कैरसल क्या होता है? आप लोगों ने मुख्तलिफ एप्लीकेशन या वेबसाइट्स पे देखा होता है कि हमारा जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर जैसे मिसाल के तौर पे हम इसी को एक मोबाइल की स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके ऊपर सबसे पहले हमारा, अब जैसे अगर हम इसी को देख लें एज ए होम पेज, तो ये हमारा मेन्यू बार ऊपर आ गई। इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे एक आइकॉन होता है जिसको सेटिंग का आइकॉन बोला जाता है। इसके साथ ही बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च का आइकॉन होता है, जिसके अंदर सर्च वगैरह के हिसाब से सर्च की जा सकती है। और इसके बिल्कुल इस साइड पे प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। कुछ लोग इस प्रोफाइल को मेन्यू के अंदर रखते हैं और कुछ लोग अलग से डिजाइन करते हैं। अब कैरोसेल नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ एप्लीकेशन या वेबसाइट पे देखते हैं कि हमें एक स्लाइडर नजर आता है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर नॉर्मली जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट चल रहे होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक हीरो इमेज लगी होती है। तो उसको भी डिजाइन किया जाता है, लेकिन उसको हम अपने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर नहीं दिखाते क्योंकि वो जरूरी नहीं है। उसे हम डिजाइन के अंदर दिखाएंगे। तो डिजाइन के अंदर जब हम जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर जो चीजें लिखी हैं वही चीजें तमाम आइडिएशन फेज के अंदर हम डिजाइन करेंगे, या उसमें से कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें रिमूव होंगी। तो होम पेज को इसलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि जब भी हम होम पेज को डिजाइन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जितने भी मेन्यू, जितने भी ऑप्शंस या जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो तमाम स्क्रीन्स किसी ना किसी तरह से होम पेज के साथ लिंक होती हैं। तो उनके साथ आगे जो स्क्रीन्स लिंक है उनको सब कैटेगरी वाइज लिखा जाएगा। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है।
अभी भी अगर किसी को इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम है या पेज के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस है या आप इस तरह से डिजाइन करेंगे, तो अब जैसे फोटोशॉप के अंदर मैंने इसे डिजाइन किया तो इसे क्विकली डिजाइन किया जा सकता है, आप उन्हीं की कॉपीज को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है घर में, या किसी के पास आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं है, किसी को डिजाइन नहीं करना आता फोटोशॉप या नहीं आता ये सॉफ्टवेयर, तो वो सिंपल पेपर लें और पेपर लेके पेंसिल के साथ इसे डिजाइन कर लें। जी जी। फर्स्ट में ये जुनैरा खान आपका क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ होम पेज का होता है। असल में होम पेज हमारा बुनियादी पेज है। जब हम वायर फ्रेम डिजाइन करेंगे ना, तो हम सबसे फोकस जो हमारा एरिया होता है वो होम पेज ही होता है। क्योंकि अगर आपके पास होम पेज कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको पता है कि मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं या कितनी चीजें हैं जिनको डिजाइन किया जाएगा। तो इसलिए फिर हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होम पेज को मद्देनजर रखते हुए मजीद आप ये कह सकते हैं कि ये होता पूरी एप्लीकेशन का है, लेकिन इसको स्टार्ट होम पेज से किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आती है जिसपे उसका लोगो आता है, और उसके बाद हमारे पास साइन अप साइन इन का पेज आता है। लेकिन यहाँ पे साइन अप साइन इन का पेज हमारे पास फर्स्ट होगा, लेकिन सेकंड जो फोकस्ड एरिया होता है हमारा वो होम पेज होता है। कि जब आपका होम पेज कंप्लीट होगा, आपको पता है कि मेरे होम पेज पे ये तमाम ऑप्शंस हैं, उसके बाद फिर आपको अपनी एप्लीकेशन मजीद डिफाइन हो जाती है कि अब एप्लीकेशन आगे कैसे चलेगी। स्टोरी बोर्ड का कौन सा थीम पेज? मुझे समझ नहीं आई। सर वो जो पेपर्स थे ना, लाइक जिनमें आपने कहा था कि ऊपर सिनेरियो और वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और आपने कहा था ये प्रिंट आउट करवा लेना आप लोगों को, फिर कर आपके लेना। क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि स्टोरी बोर्ड का थीम पेज शेयर कर दें। सर मैं वही बता रही हूँ कि जो आपने लाइक जिस पेपर पे लिखा हुआ था सर सिनेरियो और जिनको ऊपर समझ आई स्टोरी है बोर्ड। कि नहीं आई, लेकिन ये है कि आपका ये परसों तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, अगर आ गई है तो वो जा सकता है, कोई मसला नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर दोबारा बता देता हूँ। आपका ये क्वेश्चन था लास्ट कि क्या ये सिर्फ होम पेज का डिज़ाइन किया जाता है, तो आपने इसे सिर्फ होम पेज पे नहीं लेना, होम पेज को फर्स्ट डिज़ाइन किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पूरी एप्लीकेशन का डिज़ाइन किया जाएगा, लेकिन ये पूरी एप्लीकेशन का होगा, लेकिन हम स्टार्ट होम पेज से करेंगे। तो आगे आपकी मर्जी है कि आप सिर्फ मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं या अपनी सब कैटेगरीज भी बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं कि जिनका बताना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में या उनको मजीद लिखना अपना टाइम वेस्ट करना होता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं आपको फोटोशॉप का पेज दिखा रहा था, तो उसके अंदर अगर हम फाइल के अंदर अब सब कैटेगरीज को लिखना शुरू कर दें कि फाइल के अंदर सेव होगा, सेव एज होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो ये टाइम वेस्ट करना होता है। या आप ये कह लें कि इतनी स्पेस नहीं होती किसी पेज पे, तो फिर हम सिर्फ ये बताएंगे कि हमारा मेन्यू आएगा होम पेज के ऊपर, और उसके बाद टूल्स होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टूल्स होंगी, और उसके बाद पैनल होंगे। तो अगर पैनल होंगे तो पैनल के अंदर हम, अगर हमारे पास 5 से 6 पैनल हैं सिर्फ, या हम 3 पैनल लिख के ये बता सकते हैं कि किस तरह के पैनल होंगे, किस टाइप के पैनल्स होंगे। क्योंकि अब कैटेगरीज अगर आप लिखते हैं तो कैटेगरीज के अंदर किस तरह की कैटेगरीज आएंगी, ये तमाम चीजें वो एक्सक्यूज मी थोड़ा सर। कंफ्यूज करती हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज रखी है तो उसके अंदर 2 से 3 अगर आप लिख देते हैं चीजें, तो वो मजीद स्पेसिफाई कर देंगी आपके इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को कि आप किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं या किन कैटेगरीज को ऐड करेंगे। तमाम को लिखना या सारी चीजों को लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी मेन हेडिंग्स लाजमी लिखी होनी चाहिए कि होम पेज के ऊपर मेन हेडिंग्स कितनी होंगी। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? तो जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, आज की हम यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं। सर। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। नयाब नज़र, स्टोरी बोर्ड का सर थीम एक्सक्यूज मी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? आपने पूछा था। आप अगर टेम्पलेट के बारे में कह रही हैं तो टेम्पलेट मेरे ख्याल में मैंने शायद शेयर की थी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कर ओके। देता हूँ अगर नहीं की तो। और स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी उसमें शेयर कर दी हुई हैं। इसके अलावा 4 क्लासेस की हमारी रिकॉर्डिंग्स हुई थी, आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग है, और इनके अलावा हमारी
सिर्फ एक क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जो हमारी सेकंड क्लास थी फ्लो चार्ट या ओवरफ्लो वाली। उसके अलावा 4 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं। तो उनका तरीकाकार, 2 तरीकाकार हैं कि एक तो ये कि मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूं या तमाम वीडियोस, या इसके अलावा उनको कहीं पे अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। जी जी, ठीक हो गया। मैं आपके साथ अभी टेम्पलेट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि स्टोरी बोर्ड का बिग स्टोरी और क्लोज अप स्टोरी दोनों का सेम ही टेम्पलेट है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है। नहीं, आपकी मर्जी है। आप अगर खुद से बनाना चाहते हैं, मैंने आप ये जितनी 19 चीजें हमने डिजाइन की हैं, इनका कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं होता। सिर्फ आपको समझाने के लिए या मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आसान तरीके से ये टेम्पलेट्स यूज की गई थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप अपनी टेम्पलेट्स को यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो अदरवाइज अगर आप इन टेम्पलेट्स को यूज करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। आप अपनी टेम्पलेट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। जी, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कल हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, इंशाल्लाह परसों फिजिकल क्लास होगी सेंटर के अंदर। जी, तो अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों को समझ भी आई है और तमाम लोगों का